एक सफल राजनीतिक एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनका राजनीतिक सफर एक कैसा रहा है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आप सबको भी बहुत संदेश चैनल प्रारंभ करने के लिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं 2022 के चुनाव का आगाज हो गया है, राजनीति की पार्टी सहकर्मी बढ़ गई है। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी आई थी और एक महिला सशक्तिकरण संवाद को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने एक नारा दिया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इसका सर 2022 के चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रायबरेली जनपद है, और अगर रायबरेली जनपद में उनको एक अदद महिला प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है आज की तारीख में, तो मुझे नहीं महसूस होता कि उत्तर प्रदेश में भी कहीं उसका असर होगा। मैं रायबरेली का निवासी हूँ और 6 विधानसभा में मेरी नज़र से दिखाई दे रही हैं। इन 6 विधानसभा में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है, महिला प्रत्याशी नहीं है, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे का आगे बढ़ा सके और प्रियंका गांधी की बात आगे जा सके। यहाँ पर कोई एक भी कांग्रेस की महिला नहीं है जो चुनाव लड़ सकती है। लड़ने को टिकट दे दिया जाए वो अलग विषय है, लेकिन सम्मानजनक लड़ाई भी लड़ने की स्थिति में कांग्रेस रायबरेली जनपद में नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि प्रियंका गांधी का यह नारा पुतला है, और आज की तारीख में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प नहीं है। ये दोनों पहाड़ जैसे व्यक्तित्व हैं, और दोनों के सामने प्रियंका गांधी का व्यक्तित्व एकदम बौना सा है। इसलिए उनका कुछ भी, चाहे जितना जो भी वो नारा दे, चाहे जो भी सम्मेलन करे, वो सब महत्वहीन हो जाएंगे। सर, प्रियंका गांधी तो स्टेटमेंट दिया है कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। आप भी समझदार है, हम कुछ कह नहीं सकते। 40% महिलाओं का नाम नहीं बता सकती प्रियंका गांधी की कैंडिडेट कौन कौन से बनाएंगे। 40% आबादी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 40% प्रत्याशियों के नाम बता दे। और कहीं दूसरे जिले की बात नहीं, मैं 6 विधानसभा रायबरेली जनपद की हैं, इन 6 विधानसभा में अगर वो 40% महिलाओं के नाम बता दें जिनको लड़ा सकती है, तो मैं मान लूंगा कि वो 40% का उनका ही सपना साकार हो जाएगा। कह देना अलग बात है और इम्प्लीमेंट करना बड़ा कठिन काम है। सर, अभी बीते दिनों ही सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की विजय जंध्यात्रा यात्रा थी, उसमें काफ़ी जनसैलाब देखने को मिला है। तो सर, क्या इसका असर 2022 के चुनाव पर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा। आप कह सकते हो कि भीड़ उनकी दिखाई पड़ रही थी, मैं इसको नहीं मानता कि उनके कार्यक्रम में कोई भीड़ थी। मुश्किल से बछरावा में 2000 आदमी था, गुरबकसगंज में 3000 आदमी था, लालगंज में 4000 आदमी था, सदर विधानसभा में 5000 और ऊंचाहार में 5000 आदमी था। एक राष्ट्रीय नेता आए और 4-5 हज़ार की भीड़ हो, तो मैं नहीं समझता कि उनका बड़ा भारी ग्लैमर है। और उन्होंने जो संदेश दिया है, मैं नहीं समझता वो संदेश रायबरेली जनवासियों के लिए कोई महत्वपूर्ण था। उन्होंने संदेश दिया कि मैं जनगणना कराने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जनगणना जातीय जनगणना कराने वाले लोग हैं, क्षमा करिएगा। उन्होंने मंच से कहा कि मैं जातीय जनगणना कराने वाले लोग हूँ। आप हमको बताइए, जातीय जनगणना की क्या आवश्यकता है उनको? जातियों में इस देश को, उत्तर प्रदेश को बांट करके और जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष को जन्म देने का उन्होंने काम किया है। और जातियों में संघर्ष हो जाए, रायबरेली में जाति जाति से लड़ने लग जाए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर अखिलेश यादव हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये अंग्रेजों ने कभी किया होगा, डिवाइड एंड रूल, लेकिन आज की तारीख में जनता महसूस करती है कि हम सब एक हैं। और मोदी जी का जो इसके विपरीत नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, भारतीय जनता पार्टी जातियों में विश्वास नहीं रखती। हिंदुस्तान में जितने लोगों ने जन्म लिया है वो सब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, और वो सब को लेकर के साथ चलती है। इसलिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव जी की बिल्कुल नहीं चलने वाली किसी दशा में। और हम आप सब ने देखा है उस दिन जो उनकी पुरानी उनका चरित्र है वो अपने आप परिलक्षित हुआ। बरगद चौराहे पे एक चटाई बेचने वाले को लाल टोपी वालों ने इतना मारा कि वो 8 घंटे बेहोश रहा। अभी मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, मंत्री भी बनने की कोई गुंजाइश नहीं उनकी बन रही है। और इन परिस्थितियों में अहंकार चरम सीमा पर है कि उन्होंने मार मार के गिरा दिया, 8 घंटे बेहोश रहा, बेवजह, कोई कारण नहीं उसका। तो मैं समझता हूँ जनता इस चीज़ को समझ रही है, और अहंकार को जन्म नहीं लेने देगी उत्तर प्रदेश की जनता। और सम्मान के साथ, जो विनम्रता के साथ जो लोग सेवा कर रहे हैं, उनके साथ खड़ी होगी। सर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अनुयोगी सरकार है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं समझ नहीं सकता कि उन्होंने जीवन में एक एक्सप्रेसवे बनाया था, और योगी जी ने हर जिले से एक्सप्रेसवे को लगभग गुजारे दे रहे हैं जितनी उनकी योजना है।
तो मैं नहीं समझता कि अनुपयोगी इसको कहते हैं। और अखिलेश यादव जी योग्य मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक एक्सप्रेस बनाया, इन्होंने कितने एक्सप्रेस बना दिए, कितने मेडिकल कॉलेज इन्होंने बना दिए। तो मैं नहीं समझता, हर गरीब के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खड़ी हैं। तो मुख्यमंत्री जी इस समय जितना काम कर रहे हैं, आज मैं समझ सकता हूँ यही प्रदेश है जहाँ पर पहले लोग कहते थे अब की हफ्ता दिन में बिजली आई, अगले हफ्ता रात में बिजली आई। आज की तारीख में योगी सरकार में गांव को 18 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे बिजली मिल रही है। एक ईमानदार मुख्यमंत्री होने के कारण उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही कि हमको क्या मिल सकता है। और जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो एक एक विधायक जो समाजवादी पार्टी का हुआ करता था, महीने में 4-4 करोड़ की बिजली चोरी करता था। तो मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को समझ रही है। गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 300 से अधिक सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी की आएगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पुनः योगी आदित्यनाथ जी आसीन होंगे। सर, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की सरकार है। सर, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं नहीं समझ सकता कि गुंडे की सरकार होती तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी कहीं संघर्ष नहीं हुआ, कहीं पर गुंडे बदमाश दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या तो जेल के भीतर हैं। बड़े बड़े गुंडे जो संगठित अपराध करते थे, जिनका संगठित गिरोह हुआ करता था, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। व्यक्तिगत जीवन में दुश्मनी के कारण कहीं अगर कोई अपराध हो सकता होगा तो वो भले दिखाई देता है, लेकिन सार्वजनिक अपराध, संगठित अपराध उत्तर प्रदेश से पूर्णतः समाप्त हो चुका है योगी सरकार में। तो गुंडई तो इनकी सरकार में थी। भारतीय जनता पार्टी एकदम गुंडा मुक्त प्रदेश बना चुकी है। सर, आपसे बगल में ये जिला आता है अमेठी, जहाँ पर अभी बीते दिनों राहुल गांधी ने एक यात्रा के दौरान स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुत्व और हिंदुवादी। सर, इसको आप किस नजर से देखते हैं? मैं नहीं समझ सकता कि राहुल गांधी ये भी समझ सकते हैं जो स्वयं हिंदू हैं या नहीं है। इसका प्रमाण आज तक भारत की जनता को नहीं दे पाए कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या किस समाज से हैं। पहले तो हिंदू को मानने को ही तैयार नहीं थे। पहले तो वो लोग इसके पोषक हैं कि वो ना राम का अस्तित्व समझते थे, न राम सेतु का अस्तित्व समझते थे। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि राम एक काल्पनिक चीज है। तो जो राम का मतलब नहीं समझता वो हिंदू का क्या मतलब समझेगा। और मैं नहीं समझता कि हिंदू और हिंदुत्व कोई अलग कर सकता है, प्रभु और प्रभुत्व कोई अलग नहीं कर सकता। अगर भगवान से प्रभु का प्रभुत्व कोई अलग कर सकता हो तो मैं मान लूंगा कि प्रभु अलग है और प्रभुत्व अलग है। तो मैं नहीं समझता कि हिंदू और हिंदुत्व कोई अलग चीज है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही चीज हैं। ये भारत का हर हिंदू इस बात को अच्छे से समझता है। तो सर, चलते चलते हमारा एक आपसे सवाल है कि आपके राजनीतिक दौर में अभी तक आपने कहीं डिफीट नहीं खाई है, इसके पीछे सर किसका राज मानते हैं? जहाँ तक अगर देखा जाए तो आपके परिवार में जिला पंचायत है, विधायक है, ब्लॉक प्रमुख है, आप खुद एमएलसी हैं। तो इसका महत्व आप किसको देते हैं? निश्चित तौर से मैं इसका महत्व रायबरेली वासियों को देता हूँ। बड़ी विनम्रता के साथ, गरीबी और अभाव में जीता हुआ मैंने रायबरेली जनपद वासियों की सेवा की है और विनम्रता के साथ की गई सेवा का परिणाम मुझे रायबरेली वासी दे रहे हैं। मैं हर रायबरेली वासी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक जीवित रहूँगा विनम्रता के साथ रायबरेली के लोगों की सेवा करता रहूँगा। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे रायबरेली से एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। आप इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशीष सिंह, जन संदेश टाइम्स, रायबरेली।